बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बोटेनिका। कल हम बात कर रहे थे डॉर्मेंसी के बारे में। हमने डॉर्मेंसी की डेफिनेशन की बात ये थी कि व्हाट इज़ डॉर्मेंसी, और थोड़ा बहुत हमने उसके इंट्रोडक्शन में बात की थी कि वाई डॉर्मेंसी अकर्स, डॉर्मेंसी के फ़ायदे कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखा था कि डॉर्मेंसी जो है मोस्टली जो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको अगर सीड्स मेच्योरिटी के बाद डॉर्मेंट स्टेज की तरफ चले जाते हैं तो डॉर्मेंसी का पीरियड जो है उनके लिए एक एडवांटेजियस पीरियड इसलिए हो जाता है कि उनको सीड्स के डिस्पर्सल के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस डिस्पर्सल के लिए उनको टाइम मिल जाता है। और जितना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस तक सीड्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे उतना ज़्यादा ही जो है वो प्लांट्स को फ़ायदा होगा। तो डॉर्मेंसी एक तो इस हवाले से जो है उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। तो अब हम आज के जो हमारा टॉपिक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी. So as far as the classification or the types are concerned, so either the dormancy can be caused or it is caused by the coat, seed coat, which is the tester. So that's why we are calling it coat imposed dormancy, or the seed the dormancy caused by the embryo itself. तो या तो वो कोट है, सीड कोट, या तो वो इम्परमिएबल है वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, या कुछ और ऐसे कंपाउंड्स के लिए। तो उस डॉर्मेंसी को हम कहते हैं कोट इम्पोज डॉर्मेंसी। या एम्ब्रियो इमेच्योर है, या एम्ब्रियो में कोई डिसफंक्शन है, या एम्ब्रियो में कोई मसला है, सो दैट डॉर्मेंसी इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो डॉर्मेंसी। तो हम डॉर्मेंसी को मेनली सीड डॉर्मेंसी को टू टाइप्स में जो है वो क्लासीफाई करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी. सो इट इज द टाइप ऑफ डॉर्मेंसी विच इज इम्पोज्ड ऑन द एम्ब्रियो by the seed coat and other enclosing tissues. तो इस डॉर्मेंसी की टाइप में एम्ब्रियो जो है वो नॉर्मल हालत में मौजूद है, नॉर्मल कंडीशन में मौजूद है, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई डिसफंक्शन नहीं है, उसमें मैच्योरिटी मौजूद है। एम्ब्रियो हैज द एबिलिटी टू ग्रो और टू जर्मिनेट, उसमें पूरी कैपेसिटी एबिलिटी मौजूद है और एम्ब्रियो भी मैच्योर है, बाकी सारी कंडीशंस नॉर्मल हैं, साजगार हैं। लेकिन मसला क्या है कि मसला कोट में है, सीड कोट में, और वो टेस्टा जो है दैट इज impermeable to certain substances. वो कौन से हो सकते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे. So what it does, that particular coat and other enclosing tissues, they impose the dormancy on the embryo. वो embryo को क्या करते हैं, जर्मिनेट नहीं होने देते, और वो जो इंक्लोजिंग टिश्यूज हैं वो या तो एंडोस्पर्म हो सकता है, एंडोस्पर्म मोस्टली जो है वो एंजियोस्पर्म में जब फीडिंग टिश्यू वो एम्ब्रियो को फीड कर रहा होता है, लेकिन एंडोस्पर्म कभी कभी इतना एक्सपेंड हो जाता है कि वो क्या करता है कि एम्ब्रियो को ग्रो नहीं होने देता। पेरिकार्प विच इज द फ्रूट वॉल, तो वो भी इम्परमिएबल हो सकती है। इट कैन आल्सो इम्पोज द डॉर्मेंसी ऑन द एम्ब्रियो और द एक्स्ट्रा फ्लोरल ऑर्गन्स एज वेल दे कैन आल्सो कॉज द डॉर्मेंसी ऑन द एम्ब्रियो. सो एज फार एज द कोट इम्पोज डॉर्मेंसी इज कंसर्न्ड, so the embryos of such seeds will germinate readily in the presence of water and oxygen once the seed coat and other surrounding tissues are either removed or damaged. क्योंकि इस किस्म की जो डॉर्मेंसी है इट इज मेनली काज्ड बाय द सीड कोट, तो अगर सीड कोट को किसी भी तरीके से डैमेज कर दिया जाए या रिमूव कर दिया जाए, तो अगर सीड कोट डैमेज या रिमूव हो जाएगा तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो आसानी से और इजीली हो सकेगी, चाहे वो वाटर की ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सीड्स की जर्मिनेशन के वक्त वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे काम करते हैं, उनको एक्सक्रीट करना है सीड से या एम्ब्रियो के आसपास के टिश्यू से। तो क्या होना चाहिए उसके लिए, वो सीड कोट जो है अगर रिमूव हो जाएगा तो वो जो कंपाउंड्स हैं वो इजीली उससे एक्सक्रीट हो सकते हैं एंड डॉर्मेंसी कैन बी रिमूव. तो मेनली होता क्या है, जो सीड कोट इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड ऑक्सीजन एंड दीज टू आर नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन. वाटर भी ज़रूरी है, मॉइस्चर भी ज़रूरी है, और इसी तरह ऑक्सीजन भी ज़रूरी है बिकॉज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिस्पायरेशन, और रिस्पायरेशन में अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी और सीड जर्मिनेशन में जो क्या है हिंड्रेंस काज होगी. तो सीड डॉर्मेंसी में जो हम कोट इम्पोज डॉर्मेंसी की हमने बात की, सो दैट दिस पर्टिकुलर कोट इम्पोज डॉर्मेंसी इज फर्दर क्लासिफाइड into 5 basic mechanism on the basis of कि किस चीज़ के लिए या तो वो impermeable है या permeability की बेस के ऊपर कि या permeable है सीड कोट या impermeable है. So first of all we are talking about the prevention of water uptake. सबसे पहले जो कोट इम्पोज डॉर्मेंसी की जो टाइप है उसमें सीड कोट क्या करता है, दैट पर्टिकुलर सीड कोट विल प्रिवेंट द वाटर अपटेक बाय द सीड कोट इज ए कॉमन काज ऑफ सीड डॉर्मेंसी. तो सीड कोट जो है इन दिस पर्टिकुलर इन द फर्स्ट मैकेनिज्म सीड कोट इज इम्परमिएबल टू वाटर, और जब वाटर के लिए इम्परमिएबल होगा तो वाटर जो है वो सीड के अंदर एंटर नहीं हो सकता, और जब वाटर सीड के अंदर एंटर नहीं हो सकता तो इट विल बी
तो उसका जो फंक्शन है, जो मॉइस्चर है जो ज़रूरी है सीड्स के लिए, वो उसके ऊपर उसका फंक्शन परफॉर्म नहीं होगा एंड सीड विल नॉट जर्मिनेट एंड इट विल बी इन डॉर्मेंट कंडीशन. सो वेयर इट इज फाउंड, दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज फाउंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन. दीज आर द ड्राई रीजन्स. इन डी खान देयर आर एरिड रीजन्स. और एरिड रीजन्स कौन से होते हैं? जहाँ पे रेनफॉल जो है लेस देन 250 mm या इससे भी कम होती है पर एनम, एक साल में 250 मिलीमीटर या इससे कम बारिश जहाँ पे होती है उसको हम एरिड रीजन में देखते हैं, एरिड रीजन में क्लासिफाई करते हैं. इस तरह हमारे पास सेमी एरिड रीजन है, क्योंकि यहाँ पे पानी कम होता है तो उस कम पानी की वजह से भी सीड कोट क्या करता है. और इसके साथ एक और जो चीज़ रिलेटेड है, पानी की कमी के साथ साथ इन इलाकों का जो क्लाइमेट होता है दैट इज आल्सो हार्श. समर होता है या एक्सट्रीम विंटर होता है, तो वो क्या करता है, उस वजह से सीड कोट जो है वो बहुत ही हार्ड बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से दे बिकम इम्परमिएबल टू वाटर. और उससे क्या होता है कि दे प्रिवेंट द वाटर अपटेक, और जब वो वाटर की अपटेक नहीं करते तो उनकी जर्मिनेशन भी नहीं होती. So especially among the legumes or legumes, हमारे पास this is the family of Fabaceae such as Trifolium and Medicago. These are the two species, Medicago polymarpha and और भी बहुत सारे species हमारे पास हैं. Trifolium repens, Trifolium alexandrum, Trifolium resupinatum. These are all the species of Trifolium. तो Trifolium हमारे पास जीनस है, इसी तरह Medicago भी जीनस है, और इसकी बहुत सारे स्पीशीज हैं जिनमें इस तरह की जो मैकेनिज्म है जिसमें वाटर की अपटेक नहीं होती वो पाया जाता है, और सीड्स उनके क्या होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं. सो व्हाट हैपेंस, देयर आर आल्सो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस. और वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? दे आर आइदर द वेक्सिक्यूटिकल्स, सुबराइज्ड लेयर्स एंड लिग्निफाइड स्क्लेरिड्स, ऑल कंबाइन टू रिस्ट्रिक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सीड. तो वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं? वो ये सारे के सारे आइदर दे आर क्यूटिकल्स विच आर वेक्सिक्यूटिकल्स, सुबराइज्ड लेयर्स. अगर आपको याद हो, सुबरिन इज प्रेजेंट इन द एंडोडर्मिस, स्टेम के एंडोडर्मिस में, रूट के एंडोडर्मिस में जब हम बात करते हैं वाटर की एंट्री की, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे की, तो एंडोडर्मिस में हम एक सुबराइज्ड लेयर देखते हैं, सुबरिन, जिसके ऊपर वो एक कंपाउंड जो है वो मौजूद होता है. तो वो दैट इज आल्सो हाइड्रोफोबिक, वो भी वाटर की एंट्री को जो क्या करता है, हिंड्रेंस क्रिएट करता है. एंड आल्सो लिग्निफाइड स्क्लेरिड्स. तो ये सारे के सारे हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस हैं विच प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सीड. तो किसी भी तरीके से अगर इन कंपाउंड्स को या सीड कोट को डैमेज या रिमूव कर दिया जाए तो इस डॉर्मेंसी को ओवरकम किया जा सकता है. सो हियर वी हैव द सेकंड टाइप, दैट इज द मैकेनिकल कंस्ट्रेंट. In some cases the seed coat may be too rigid for the radical to penetrate. पहले जब हमने बात की, बात सारी जो है, ये जो सारी टाइप्स हैं, these all types are connected in the one way or the other to the seed coat. वो सारी की सारी जो बात है वो सीड कोट की ही है. तो यहाँ पे जब हम सीड कोट की बात कर रहे हैं, पहले जो मैकेनिज्म था उसमें सीड कोट जो था दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर. वो वाटर की परमिबिलिटी, वाटर की एंट्री को अलाउ नहीं करता. लेकिन इन दिस केस the सीड कोट इज वेरी रिजिड, वेरी हार्ड स्ट्रक्चर. और रेडिकल जो है जब इमर्ज हो रहा होता है सीड से, तो एम्ब्रियो से, तो दैट इज वेरी टाइनी स्ट्रक्चर. तो उसको वहाँ से इमर्ज होने के लिए, निकलने के लिए सीड कोट का जो है वो नरम होना, नॉर्मल होना जो है वो ज़रूरी है. अगर वो रिजिड स्ट्रक्चर होगा सो इट विल नॉट अलाउ द, तो उससे जो रेडिकल है वो बाहर नहीं आ सकता, उससे पेनिट्रेट नहीं हो सकता. तो रेडिकल जो है वो सीड के अंदर ही रहता है और वो बाहर नहीं आता, और सीड जर्मिनेट नहीं होता, और सीड क्या है, दैट रिमेन्स डॉर्मेंट. सो देयर आर नट्स, और नट्स हमारे पास कुछ ऐसे सीड्स हैं, और इनको हम फ्रूट्स में भी जब बात करते हैं तो नट्स हमारा सिप्सेला. सो देयर आर आल्सो काइंड्स ऑफ नट्स with hard lignified cells. These are the examples of dormancy which is caused by the mechanical constraint. और mechanical constraint क्या है, वो यही है कि सीड कोट जो है वो इतना rigid है, इतना हार्ड है, इतना टफ स्ट्रक्चर है कि वो रेडिकल की इमरजेंस को अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से सीड जो है वो डॉर्मेंट रहता है. So such cells must be broken by either they can be broken by biotic or environmental forces for the seed to germinate. तो जैसा कि हमने लास्ट मैकेनिज्म में बात की थी कि अगर सीड कोट को रिमूव या डैमेज कर दिया जाए किसी भी तरीके से, तो दैट seed coat can be made permeable to water. So in the similar context we can also break, or we can also make a seed coat permeable and seed coat normal or in a soft condition, so that the radical can emerge from the seed coat.
So such shells can be broken either by using the biotic component. Biotic component हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? वो हमारे पास बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकती है, और ये जब सीड्स के ऊपर, सीड कोट के ऊपर इनका अटैक होता है या इसके ऊपर अटैक करते हैं, तो उससे क्या होता है कि सीड कोट जो है इट बिकम्स सॉफ्ट और रेडिकल जो है इट कैन इमर्ज आउट इजीली. सो इवन नॉन लिग्निफाइड टिश्यूज सच एज द एंडोस्पर्म ऑफ लेट्यूस, तो यहाँ पे हमने बात की थी कि दे आर लिग्निफाइड शेल्स, तो वो हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स होते हैं, लिग्निफाइड स्ट्रक्चर होता है. सो इवन नॉन लिग्निफाइड टिश्यूज, लेकिन कुछ हमारे पास स्पीशीज ऐसी हैं जिसमें वो स्ट्रक्चर इट इज नॉन लिग्निफाइड, उसमें लिग्निफिकेशन नहीं होती, लेकिन वो क्या है, द एंडोस्पर्म विच इज द structure which is the feeding structure for the embryo or the lettuce, so it can also suppress the expansion of the embryo. So it may be the lignified tissues or it may be endosperm as well. So for the seeds to germinate, the endosperm cell wall must be weakened by the production of cell wall degrading enzyme. तो क्या होता है कि सेल वाल की डिग्रेडेशन का एंजाइम जो है अगर वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए तो सेल वाल को क्या करेगा, डिग्रेड करेगा, और सेल वाल विल बिकम सॉफ्ट एंड इट विल अलाउ द पेनिट्रेंस और द एंट्री ऑफ रेडिकल. सो इन द थर्ड वी हैव इंटरफेरेंस विद द गैस एक्सचेंज. गैस एक्सचेंज के साथ इंटरफेरेंस क्या है कि वो कुछ गैसेस को अलाउ करता है और कुछ गैसेस को अलाउ नहीं करता, या कुछ गैसेस ऐसी हैं जिनको अलाउ करना चाहिए और उससे अलाउ नहीं हो रही, या उनको एक्सक्रीट करना चाहिए और वो उससे एक्सक्रीट नहीं हो रही. सो दोनों कंडीशंस इसमें हम बयान करते हैं. सो देयर आर सम सीड्स व्हिच आर कंसिडरेबली लेस परमिएबल टू ऑक्सीजन. सो एज वी नो ऑक्सीजन इज द requirement for the respiration. So if the oxygen is limited, so respiration process will be affected or it may be stopped. तो जब respiration नहीं होगी तो ATP की synthesis जो है at that particular level will not occur, and और जो cell को या radical को, plumule को, seed को जो उस condition के ऊपर energy चाहिए वो उसको available नहीं होगी, और जब वो energy उसको available नहीं होगी तो क्या होगा कि the seed will not germinate. और उसकी example जब हम देखते हैं so that is cocklebur, Xanthium pennsylvanicum or Xanthium stromerium. So we can also write the species of Xanthium. वो Xanthium pennsylvanicum भी है, Xanthium stromerium भी है. So this lower permeability to oxygen suggests that seed coat inhibits germination by limiting the oxygen supply to the embryo. So that's why we are calling it interference with the gas exchange. Now the seed coat is causing interference or it is interfering with the gas exchange. वो गैस एक्सचेंज को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है. सो व्हाट विल हैपन इफ द ऑक्सीजन इज लिमिटेड इन द सीड, सो देयर विल बी लेस ऑक्सीजन इन द सीड, और जब सीड टर्मिनेट हो रहे हैं तो उसमें रिस्पायरेशन जो है इट इज अकरिंग एट ए फार मोर रैपिड पेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो और सीड जो है वो जर्मिनेट हो, जल्दी से उसका सारे का जो कॉटिलेडन्स हैं वो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो, ताकि वो अपनी फूड बनाने के काबिल हो और अब एक इंडिविजुअल जो है इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल के तौर पे पॉपुलेशन में अपना किरदार अदा कर सके. So since oxygen is necessary for the respiration of germinating seeds, the seeds fail to germinate in the absence of oxygen or available oxygen is very low. Either the oxygen is low, it is not at normal level, तो वो उस लेवल तक नहीं होती जितनी उसको एनर्जी चाहिए, तो जितनी ऑक्सीजन कम होगी उतना रिस्पिरेशन का रेट भी कम होगा और उससे एनर्जी भी उतनी ही कम प्रोड्यूस होगी. और हमारे पास एक और केस ये भी हो सकता है कि ऑक्सीजन जो है बिल्कुल परमिएबल नहीं है. अगर ऑक्सीजन बिल्कुल परमिएबल है ही नहीं तो रिस्पिरेशन जो है इट विल बी इफेक्टेड और इट विल बी स्टॉप्ड. एंड फोर्थ टाइप इज रिटेंशन ऑफ इनहिबिटर्स. The seed coat may prevent escape of inhibitors. जिस तरह हमने पहले बात की कि सीड कोट इम्परमिएबल होता है बाहर से ऑक्सीजन को अंदर एंटर होने में, उसी तरह दैट पर्टिकुलर सीड कोट can also not permit the exit of or the excretion of gases or excretion of inhibitors which are forming or which are produced during the embryo germination. तो रेडिकल बनते वक्त, प्लूम्यूल बनते वक्त the seed coat may prevent the escape of inhibitors from the seed. तो अगर वो इनहिबिटर्स जो हैं वो पाइल अप होते रहते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं सीड के अंदर ही, और वो उनको बाहर एक्सक्रीट नहीं किया जाता, तो उनका जो लेवल है वो इतने हद तक पहुंच जाता है कि वो दैट इट विल इनहिबिट और इट विल causes hindrance in the seed germination. For example, we have growth inhibitors readily diffuse out of the isolated Xanthium embryos but not from intact seed.
So what this statement means, so growth inhibitors क्या, ऐसे कंपाउंड जो ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे होते हैं, ग्रोथ को रोक रहे होते हैं, ग्रोथ के रेट को कम कर रहे होते हैं. सो दे रेडिली डिफ्यूज आउट, वो आसानी से और बहुत ही तेजी से बाहर निकलते हैं. किससे? आइसोलेटेड ज़ेंथियम एम्ब्रियोस. अगर हम एम्ब्रियो को सीड कोट से अलग कर लें और एक अलग एम्ब्रियो हमारे पास पड़ा हो, अगर हम उससे देखें, क्योंकि उसमें सीड कोट नहीं होता, तो उस एम्ब्रियो से बहुत ही ज्यादा मिकदार में, बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन में वो इनहिबिटर जो है उससे निकलते हैं. लेकिन अगर हम एक कंप्लीट नॉर्मल सीड्स को रख देते हैं तो उस सीड से, इंटैक्ट सीड जो है उससे वो इनहिबिटर्स नहीं निकलते. तो इसका मतलब क्या है कि एम्ब्रियो से वो जो इनहिबिटर्स निकल रहे होते हैं, दैट पर्टिकुलर सीड कोट इज इम्परमिएबल टू दोज इनहिबिटर्स, और वो इनहिबिटर्स जब तक उस सीड में मौजूद रहेंगे तो उसकी जर्मिनेशन जो है वो नहीं होगी, एंड दे विल इनहिबिट द जर्मिनेशन. तो इसी तरह या तो इनहिबिटर की रिटेंशन है या इनहिबिटर की प्रोडक्शन है, विच इज आल्सो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर. So seed coat and pericarps may contain a relatively high concentration of growth inhibitors that can suppress germination of the embryo. So there are certain hormones which inhibit the germination of the seed. The seed coat or the fruit wall which we call pericarp, so it may contain. तो उनमें ही कुछ इस तरह के हमारे पास कंसंट्रेशन मौजूद होती है ग्रोथ इनहिबिटर्स की, कि इट विल सप्रेसेस द जर्मिनेशन ऑफ द एम्ब्रियो. So abscisic acid ABA is a common germination inhibitor present in these maternal tissues. So in certain cases where repeated washing removes dormancy, the effect is thought to be due to the loss of such inhibitory compounds. तो जब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस तरह इस डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जाता है. सो इन सेकंड स्टेटमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, कि कुछ सीड्स की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉशिंग के जरिए, लीचिंग के जरिए. फॉर एग्जांपल सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन से हम सीड्स को वॉश करते हैं. तो उस वॉशिंग के बाद जो है उसकी डॉर्मेंसी जो है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और सीड्स कैन रेडिली जर्मिनेट. तो वो किस लिए हो सकती है कि दिस लीचिंग और दिस वॉशिंग प्रोसेस विल व्हाट इट डज, इट रिमूव्स इनहिबिटरी कंपाउंड्स, और जब वो इनहिबिटरी कंपाउंड्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, उससे निकल जाते हैं, नाउ द सीड्स कैन जर्मिनेट.